अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तहक़ीक़ के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं और हम गुज़श्ता हफ्ते पे एक ताराना निगाह डालते हैं। तो उस ताराना निगाह में हमें यकीनी तौर पे खुशी होती है कि इंतखाबी अमल के बाद एक बजट का सिलसिला शुरू हुआ। गुज़श्ता माह बजट पेश किया गया और अब उसकी एप्लीकेशन का महीना शुरू हुआ है, यानी 1 जुलाई से ये एप्लीकेबल हो गया। जो भी बजट में टैक्सेस रखे गए थे वो तमाम टैक्सेस जो है वो जूं की तू जो है वो एप्लीकेबल हुए हैं। चंद एक दो चीज़ों पे जो है वो टैक्सेस में रद्दबदल हुआ है, जिसकी वजह से महंगाई का एक तूफान पैदा हुआ है। और तूफान तो अपनी जगह, लेकिन बात ये होती है जो तलातुम पैदा हुआ है वो तलातुम ये है कि हर ताजिर, चाहे वो बड़ा हो, दरमियाना हो, छोटा हो, तमाम एहतजाज कर रहे हैं। लार्ज सेक्टर वाले जो है वो चूंकि उनके बराह रास्त ताल्लुक होता है गवर्नमेंट से, तो वो प्राइम मिनिस्टर से या वजीर खजाना से, BR के चेयरमैन से मिलकर अपने मसाइल को हल करा लेते हैं या उनको अपनी तहफ़्फ़ुज़ात बता देते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जो SMEs होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, उनके हवाले से ये है कि हर ताजिर जो है वो इस वक्त जो है वो हड़ताल पे, एहतजाज पे, मुजाहरे पे है। जैसे कि गुज़श्ता दिनों जो है ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की, एक दिन हड़ताल जारी रही। जो 5% उनका विद होल्डिंग टैक्स था वो तकरीबन उनको ख़त्म कर दिया गया। अब आज से यानी कि 11 जुलाई से बरोज़ जुमरात से ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी और अभी तक हड़ताल जो है वो जारी है। अब आटे की हड़ताल होने की वजह से मुल्क पे क्या मनफी असरात मुरतब होते हैं वो हम सबको मालूम है। गुज़श्ता दिनों प्राइम मिनिस्टर कराची के एक रोज़ा दौरे पर तशरीफ़ लेकर आए, कराची पोर्ट ट्रस्ट गए और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बातें की। FPCCI के नुमाइंदों से, बड़े ताजिरों से मुलाकातें हुई और एक जो कि इंकशाफ किया उन्होंने कि 1200 अरब रुपए जो है वहाँ पर घपला होता है कस्टम में और क्लियरेंस में। ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात पर उन्होंने एक स्टैंडिंग कमेटी बनाने का कहा था और FPCCI ने इस हवाले से कुछ नाम तजवीज़ किए थे और एक स्टैंडिंग कमेटी बना दी गई है पोर्ट एंड शिपिंग के हवाले से, पोर्ट ट्रस्ट के हवाले से, कि वहाँ पर जो भी ताजिरों को परेशानी है उसको दूर किया जाए। हमारे टेक्सटाइल की सनत हो, चाहे हमारे बिल्डर्स की सनत हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, वो तमाम के तमाम बेचैनी पाई जाती है। और इस वक्त मैं आपको स्क्रीन पर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन बहुत सारी जो मेरे पास लिस्टें आई थी, तकरीबन के 15 के करीब जो मुख्तलिफ छोटी बड़ी टेक्सटाइल्स मिलों ने अपने यहाँ से एम्प्लॉयज़ को जो है वो उन्होंने बेरोज़गार किया, मुलाज़िमीन बेरोज़गार हुए, छोटी छोटी कंपनियाँ बंद हो रही हैं। और इस वक्त ये सूरत हाल है, वो सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन एक सबसे बुरी खबर कि आज ही यानी 11 जुलाई को नेपरा ने जो है वो बिजली के टैरिफ भी बढ़ा दिए। अब बिजली की टैरिफ हाई से हाई जो है वो 43 रुपये पर यूनिट तक पहुंच चुके हैं, जो स्लैब वाइज है उसके हवाले से। तो अब बात यह है कि अगर बिजली के नर्ख में इसी तरह इजाफा होता रहेगा और पेट्रोल पर लीवी जो है उन्होंने कहा था बजट में कि 70 रुपये तक हम मैक्सिमम जाएंगे, तो 10%, 20% करके वो आहिस्ता आहिस्ता अगर उसको लगाते हैं तो पेट्रोल मसनूआत की कीमतें भी बढ़ेंगी। क्या सूरत हाल होगी, कैसे मुस्तकबिल में ये तमाम चीज़ें जो मैनेज होंगी, क्या पाकिस्तान में भी क्या उस कीनिया के हवाले में जो कुछ हुआ उसी तरह कुछ यहाँ पे होना सकता है, अल्लाह ना करे। और एक लावा जो पक रहा है, ये लावा अवामी इनकलाब की तरफ तो नहीं जा रहा है, इसकी जब भी हम बात करेंगे। आज इस प्रोग्राम में हम जिन मेहमानों को मदऊ किया है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शा, उनसे मैं आपका तारीफ़ करवाता चलूँ तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पहले मेहमान हैं आज़ाद महमूद रंगून वाला। पहले भी आप मेरे प्रोग्राम में इनको देख चुके होंगे और साबिक ये है सदर निकाटी, नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री। थैंक यू महमूद भाई फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब ज़फ़र खान साहब। ज़फ़र खान साहब एक अरसे के बाद मेरे पास तशरीफ़ लाए और इनको बुलाने का मकसद ये है कि मीडियम जो मुतवसत तबका है और गरीब तबका है, उन तबके की क्या सूरत हाल है, इसलिए कि ये बचत बाज़ार ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर एसोसिएशन के सदर हैं और ये यकीनी तौर पर हमें इस बात की तरफ जाना बताएंगे कि इनकी बचत बाज़ारों में क्या रश बढ़ गया है या क्या सूरत हाल है एक गरीब मुतवसत तबके के लोगों की। ज़फ़र खान साहब, थैंक यू फॉर कमिंग। मेरे तीसरे मेहमान हैं सदाबहार शख्सियत शर्जील गोपलानी साहब। शर्जील गोपलानी साहब को हम ताजिरों के इमाम भी कहता हूँ मैं, और ताजिरों के इमाम जो हैं वो हर जगह आपको एक्टिव नज़र आएंगे और माशाल्लाह ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यकीनी तौर पे ये आवाज़ उठाते रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या अपनी गुफ्तगू गुजरी हो। तो शर्जील गोपलानी साहब को आज जो हम ट्रीट कर रहे हैं वो सदर है ऑल पाकिस्तान टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन, इसके अलावा ये सदर भी हैं और सिटी ताजिर इत्तेहाद के। थैंक यू शर्जील गोपलानी साहब। शुक्रिया। मैं सबसे पहले चलता हूँ महमूद रंगून। महमूद साहब, बजट सुन लिया आपने? बिल्कुल सुन लिया। कैसा है?
जिस तरह आप रो रहे हैं, जिस तरह बिजनेसमैन रो रहे हैं, तो पूछना कैसा है। देखिए मैं आपके अल्फाज सुनना चाह रहा हूँ। देखिए टैक्स, सबसे बड़ा मसला है टैक्सेस का। जो टैक्स इंक्रीज किए हैं, इन्होंने नेट को नहीं बढ़ाया। दुनिया में होता है कि जब टैक्स नेट बढ़ता है ना तो टैक्स बढ़ता है, जब आप टैक्स के रेट को बढ़ाते हो ना तो टैक्स घटता है। बिल्कुल, टैक्स के जो रिटर्न आएगा कम आएगा आपको। तो आपने नेट का कहीं भी बढ़ाया नहीं इस पूरे बजट के अंदर। कोई नए लोगों को टैक्स के अंदर इंटर करने के लिए, कोई नया नेट के अंदर लाने के लिए कोई कोशिश भी नहीं की है। नहीं की तो है। क्या सिम बंद की उनकी सिमें बंद की, नॉन फाइलर्स की बात नहीं कर, नॉन फाइलर तो ऑलरेडी टैक्स नेट में है। वो फाइलर तो बनेंगे ना फिर। टैक्स वो तो ऑलरेडी टैक्स नेट में है, नॉन फाइलर जो है। आप कह रहे हैं ना नॉन फाइलर में, लेकिन ये कि तो वो तो मतलब ये कि नॉन फाइलर का तो यही कहा जाता है कि इसलिए कि वो टैक्स नेट में नहीं है। नॉन फाइलर है वो। हाँ, नॉन फाइलर की बात कर रहा हूं। नॉन फाइलर है वो। टैक्स नेट के अंदर तो है ना, जब भी तो नॉन फाइलर की सिम बंद की गई है, टैक्स नेट के अंदर मौजूद है वो। अच्छा, नॉन फाइलर है वो, थोड़ा सा एक वर्डिंग का फाइल नहीं करते, सबमिट नहीं करते। तो वो एक अलग केस है। मैं ये कह रहा हूँ हमारे पास अभी आज तक ज़राअत पे कोई टैक्स नहीं है और बहुत सारे इधर। तो ऐसी चीजों पे टैक्स नेट में नहीं लाना और टैक्स के रेट को इंक्रीज करना, इससे होगा क्या? इससे देखिए, आप दुनिया की तारीख उठा के देख ले, अफ्रीका देख ले, आपके सामने एग्जांपल मौजूद है। जब आप टैक्स के रेट बढ़ाते हो ना तो वहां से डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रुक जाता है। रुकता है, बिल्कुल रुकता। ठीक है। वो सोचते हैं कि जी इससे अच्छा और कोई कंट्री मौजूद हो। हमने अपना ब्रेन तो ड्रेन कर दिया यहाँ से, इस मुल्क से। अब हम अपने यहाँ की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो भी ड्रेन करने के चक्कर में है। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है। इस वक्त देखिए हालात क्या चल रहे हैं। हर जगह तो ये हाल है कि प्राइसेस अप टू अप हो रहे हैं। यूटिलिटीज की प्राइसेस इतनी अप हो गई है कि हम दुनिया में कम्पीट तो कर नहीं पा रहे हैं। सेकेंडली, यूटिलिटीज की प्राइसेस अप करके आप उसको यूटिलिटीज को पूरा भी नहीं कर रहे हैं। इतना तो करें ना कि कम से कम यूटिलिटीज कम से कम प्रोवाइड तो करें। इतने हाईएस्ट रेट पे, दुनिया के हाईएस्ट रेट पे आप हमें यूटिलिटीज दे रहे हैं और वो भी नहीं दे रहे। उसके लिए भी हमें सोलर लगाना है, हमें जनरेटर लगाना है, हमें ऑल्टरनेट अरेंजमेंट रखना है, लोड शेडिंग के मसाइल से निपटना है। लोड शेडिंग के मसाइल से निपटना है। और आप समझते हैं कि लोड शेडिंग से इंडस्ट्री को जो बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है, एक वन लाइट गई, इसके बाद चालू होने के लिए फिर आधा घंटा चाहिए, फौरन जनरेटर नहीं स्टार्ट होता। जनरेटर इसलिए मशीन के काफी हैवी होती है इंजन। तो ये सब चीजें देखने के बावजूद भी मेरे ख्याल में मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यह इंडस्ट्री या कोई बिजनेस ग्रो करे इस हालात में। लेकिन मेरा अपना जाती रहा है कि प्राइम मिनिस्टर से जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने गुफ्तगू की, उनका कहना यह था कि किसी बिजली की टैरिफ कम कर दे तो हम $6 अरब एक्सपोर्ट को बढ़ा देंगे। ठीक है जी, लेकिन बात वही होती है ना कि आप कहते हैं कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नौजवानों को तबका ज्यादा है जो कि मुल्क छोड़ रहा है। लेकिन बात वही होती है कि हुकूमत बहुत ज्यादा जो है वो पुरुमीद है। वो पुरुमीद ये है कि अगर हम अपने लीकेजेस को बंद कर देते हैं, जैसे स्मगलिंग है, रिश्वत सितानी है, करप्शन है, इसको रोक देते हैं तो हम इंशाल्लाह 2 से 3 महीने में स्टेबल हो जाएंगे। देखिए FBR के अंदर जो करप्शन है वो तो जब से कायम हुई, वो 30-35% तो वो टोटल आपके जितना भी आपकी इनकम टैक्स का वो आता है उसका 30-35% वहां चला जाता है। तो इनफैक्ट तो सबसे पहले तो जो बड़े बड़े हैं उनको रोक लें। सेकेंडली, प्राइवेटाइजेशन का फैसला बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि जो इदारे नुकसान कर रहे हैं वो उसको अगर उन्होंने दे दिया तो बहुत अच्छा है। मगर हर हुकूमत का एजेंडा होता है लेकिन कंप्लीट नहीं होता। इंशाल्लाह इस दफा उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट कर देगी। वो भी IMF के दबाव पे। हर चीज तो IMF के दबाव पे हो रहा है। एक्सपोर्टर पे आपने टैक्स लगा दिया IMF के दबाव पे, आपने प्राइसेस इंक्रीज कर दिया। अच्छा, टेक्सटाइल की सनत का क्या हाल है? टेक्सटाइल में इस वक्त मेरे ख्याल में कि जो वो स्पिनिंग इंडस्ट्री है वो काफी प्रॉब्लम में है। अच्छा। और बहुत सारी इंडस्ट्री के बंद होने की खबर आ रही है और बहुत बड़े बड़े ग्रुप की खबर आ रही है। और इसमें एक मेजर फैक्टर इंटरेस्ट रेट भी है, मगर साथ कम होगी ना 1.5%, 150% कम तो 20% में बैठे हैं 0.50। हाँ, मगर ये देखिए ये भी अभी बहुत हाई है। नहीं तो मेरे ख्याल वजीर खजाना ने इंडिया दिया है कि इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि मजीद कम हो। कमिंग मॉनेटरी पॉलिसी होना है, इसके बगैर नहीं हो सकता। इंडस्ट्री नहीं सर्वाइव कर सकती है। अलबत्ता अगर आपने एक्सपोर्ट रोको, देखिए आपके पास इनकम का जरिया है क्या? टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट, जो मेजर आपके पास अगर रेवेन्यू कलेक्शन है तो डॉलर में तो वो यही है।
तो उसको तो कम से कम सिक्योर या करें। फिर जो रेमिटेंस आ रहे हैं ओवरसीज एम्प्लॉइज जो रेमिटेंस आ रहे हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। हाँ। तो 2-3 बड़े फैक्टर हैं। ठीक है, आपने एक्सपोर्टर पे भी टैक्स बढ़ा दिया, एक्सपोर्टर पे भी ये कह दिया टैक्स को जो खत्म कर फिक्स टैक्स को खत्म कर दिया उन्होंने। हाँ, ठीक है ना, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है फिक्स टैक्स। देखिए आपने क्या देखा कि आपके छोटे दुकानदार क्यों टैक्स पे नेट में नहीं आ रहे? उनको खौफ है कि वो ब्लैकमेल होंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, हम अपने आप को पर्दे में रख के नहीं करें तो बड़ी सिंपल सी बात है कि वो कहते हैं जी एफबीआर के हम ब्लैकमेल नहीं होना चाहते। तो आप खुद देखिए कि आप हमें जो एक्सपोर्टर को आपने इतने सालों से फिक्स पे रखा हुआ था, आपने उस पर 1% रेट भी बढ़ा दिया। ठीक है, और विद होल्डिंग का आपके इनकम से अगर 2% लेते तो 35% के करीब तो प्रॉफिट का ले ही जाते हैं, जबकि प्राइवेट लिमिटेड को 29% पे टैक्स है। तो ज्यादा तो आप ले ही गए, तो वापसी तो मिलनी नहीं है वहां से, वो आपको पता ही क्या है। नहीं, रिफंड तो हो तो रिफंड तो हो, टैक्स का रिफंड कैसे होता है वो आप सबको पता है। इसमें नहीं, ये तो एक यूज टू है ना, लाजमी सी बात है कि कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ सबको पता है, तो फिर ये नया काम शुरू किया ना आपने, मतलब करप्शन बढ़ गया, करप्शन बढ़ गया कम होने की बजाय। तो आप ये सोचे कि भाई आप तो इसको कुछ ऐसे फिगर पे लेगा के फिक्स कर देते हैं कि भाई एक्सपोर्टर को ये फिक्स हो गया, इसको अपने देयर इज नो क्वेश्चन अगेंस्ट, मगर आपने ये भी नहीं किया। आपने छोटे वो जो फिक्स टैक्सेशन की बात कर रहे थे वो भी दुकानदारों के लिए नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर जो आगे फ्यूचर में जाके पता चलेगा कि इस मुल्क का होगा क्या। आप क्या समझते हैं, आप क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो अच्छी रखते हैं, मगर यह है कि हालात जो चल रहे हैं और जिस तरह की पॉलिसीज हैं, अगर उस पर सीरियसली स्मगलिंग कम हुई, इसका मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए मैं इस पर कुछ कहूंगा नहीं। चले जफर खान साहब, आप चूंकि मिडिल और तबके से ताल्लुक रखते हैं और आप जो है वो बचत बाजार ऑर्गेनाइजेशन वेलफेयर एसोसिएशन के सदर भी हैं, उन बचत बाजारों में अमूमन ज्यादातर जो है मुतवसत तबके और गरीब तबका ज्यादा आता है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त सूरत हाल ये, सबसे पहले तो बचत बाजारों के जो स्टॉल होल्डर्स हैं वो 40% कम हो गए। कम हो गए जी, क्योंकि लोगों में कुव्वत खरीद नहीं है, माल महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है। नहीं तो बचत बाजार में तो आम मार्केट से थोड़ा सस्ता ही होता है। नहीं, माल तो महंगा हो रहा है ना, जो बिकने वाला माल है वो तो महंगा हो रहा है। हाँ। और वैसे तो सस्ता होता है, लेकिन इस वक्त जो है ना लोगों में कुव्वत खरीद नहीं है, और बचत बाजार वाले जो स्टॉल होल्डर थे वो कम हो गए ईद के बाद से। ठीक है, वो इस वजह से कि वो माल बिक नहीं रहा आगे, और वो फिर पैसे और बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से जरा इसमें कमी आई है। तो आवाम के क्या? आवाम तो अपना आजकल वही कपड़ा शपड़ा तो कोई नहीं खरीद रहा, सब वही सब्जी वब्जी खरीद रहे हैं ज्यादातर लोग जो है। नहीं, मतलब तादाद बढ़ी है, कम हुई है, क्या हुई है? कम हुई है, आवाम की भी तादाद कम हो गई। आवाम कुव्वत खरीद ही नहीं है ना। सर ऐसा तो नहीं है ना कि आवाम इतने भूखी तो नहीं मर रही है ना, कि कुव्वत खरीद नहीं है। नहीं, कहने का मकसद ये है भूखी नहीं मर रही, लेकिन क्या कहना, अब कारोबार में मंदी है। भाई कहीं से तो खरीदते होंगे ना, या तो दुकान से खरीदना उन्होंने शुरू कर दिया, बचत बाजार दुकान से खरीदना, लेकिन मैं बचत बाजारों की बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ। कि बचत बाजारों में इस वक्त कमी आई, इसलिए बचत बाजार वो इंडिकेटर है वो जो कि ये बताते हैं कि शहर में या मुल्क में महंगाई की क्या सूरत हाल है। लोग ज्यादा रुजू करते हैं फिर बचत बाजार की जानिब कि दुकानों में चीजें महंगी हैं। इस वक्त हर आदमी अलग-अलग मुश्किलात में फंसा हुआ है, और इस वजह से भी कुछ कमी आई है। क्या मुश्किलात? जैसे बिजली के बिल ये वगैरह, बहुत परेशानी में लोग गुजर रहे हैं, तो इस वजह से। तो बचत बाजार क्या बंद हो रहे हैं? नहीं, बंद नहीं हो रहे, उसमें कुव्वत खरीद कम हो रही है, यानी कि लोगों का कारोबार स्टॉल होल्डर जो है ना कम हो गया है। जफर खान साहब, बात यह है कि अगर स्टॉल होल्डर कम हो रहे हैं तो इसका मतलब बचत बाजार बंद हो जाना चाहिए। नहीं, बंद नहीं होंगे, ये दरअसल चलते रहेंगे, ये इस वजह चलते रहेंगे कि नए स्टॉल होल्डर पर आ जाते हैं, लेकिन वो अभी नहीं आ रहे हैं, नए स्टॉल होल्डर भी नहीं आ रहे हैं। तो मतलब ये कि चीजों एक आम दुकान में और बचत बाजार में कीमतों में कितना फर्क होता है? तकरीबन 20 से 30% फर्क होता है। तो आवाम फिर भी मतलब कि आ रही है, बचत बाजारों में आ रही है, लेकिन कहने का मकसद है वो चीज नहीं है जो चल रही थी। मतलब आप सिर्फ बुनियादी चीजें खरीद रहे हैं वो? जी, जो उनको जरूरत है वो चीज खरीद रहे हैं वो। मतलब ये कि आप वो जो एक अमूमन लोग लेते थे ना कि ये चलते चलते ये चीज ले ली, ये चीज ले ली, ये चीज ले ली, वो चीज कम हो गई, वो कम हो गई है। तो इसमें क्या मतलब ये कि आवाम से में कौन से आवाम आती है आपके पास ज्यादा बचत बाजार में? हाई राइज, मिडिल, या हर टाइप के लोग आते हैं वहां पर। बचत बाजार में तो हर आदमी खरीदारी करता है, लेकिन कुव्वत खरीद की वजह से जो है ना कुछ इस वक्त, और ये कुछ टाइम भी ऐसा है कि इसमें कम हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज बताए, बजट से पहले जी और फिर बजट के बाद जी कितने मतलब ये आवाम की तादाद कम हुई? नहीं, मैं समझता हूँ कि तकरीबन वैसे ही है जैसे बजट से पहले थी, क्योंकि ये महीना जो होता है ना वैसे भी
मैं महीने की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं भाई कि बजट के अनाउंस होने के बाद क्या असरात हुए, कि क्या लोगों ने जो है की तादाद बढ़ गई, कि इसलिए दुकानों से और आपके कहते हैं ना 20 से 30% का फर्क होता है? वो तो बढ़ी, वो बढ़ी है। कितनी बढ़ी? तकरीबन 10-20% तक बढ़ गई होगी उसमें, लोगों की तादाद बढ़ी। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ ना, लोगों की तादाद बढ़ी इसलिए कि दुकानों में चीजें महंगी मिल रही हैं। जी जी। महमूद रंगून वाला साहब जो अपने माल जो है वो महंगा बेचेंगे तो लाजमी दुकान में महंगा ही बिकेगा ना, तो कह रहे हैं वो तो बढ़ी, बढ़ी है। जी हाँ। तो मतलब ये आप ये समझते हैं कि गुर्बत में इजाफा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता? गुर्बत में इजाफा हो रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला एक आध हफ्ते 2 हफ्ते में ये भी सेट हो जाएंगे। मैंने कहा लोग भूल हाँ, जाएंगे। भूल जाएंगे कुछ, ये मौसम भी ऐसे ही होता है, ये हाँ। बारिशों का मौसम है, इस वजह से भी कुछ कम है लोग। अच्छा, हमारे यहाँ लोग भूल भी जाते हैं। अभी 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 महंगाई का इसलिए रोना रो रहे हैं कि ताज़ा ताज़ा है, उसके बाद फिर यूज टू हो जाएंगे, फिर वो 700 रुपये 800 रुपये किलो मुर्गी के गोश्त भी लेंगे। सही बात। और 2200 रुपये का किलो जो है बकरे का गोश्त भी लेंगे। अब मार्केट में जो बकरे का गोश्त बिक रहा है या दूध बिक रहा है या महंगी चीजें बिक रही हैं, कोई ना कोई खरीद तो रहा है ना भाई। जाहिर, और अच्छी बिक रही है, ज्यादा बिक रही है, ज्यादा बिक रही है, और फिर महंगा हो जाता है उतना ज्यादा बिकती है। उसके बाद रोना रो रहा है कि जरा महंगाई है, गरीबी शुरू हो जाती है। गरीबी शुरू हो जाती है। कस्टम वालों से आपकी मुलाकातें होती हैं, APR से मुलाकातें होती हैं, आपके बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें होती हैं, आपके सेक्टर की क्या सूरत हाल है? हमारा सेक्टर तो तबाह हो चुका है। हमारे सेक्टर में अभी से नहीं, तकरीबन आप समझे जो पिछली 18 माह की गवर्नमेंट, उसके बाद जो नया सेटअप आया है वो एक्चुअल में मेरा ताल्लुक आपको पता है टिम्बर ट्रेड से। टिम्बर ट्रेड जो है आपके बिल्डर्स के साथ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंडस्ट्री है या ट्रेड है। तो कंस्ट्रक्शन के पिछले जो तकरीबन 1.5-2 साल से हालात बहुत ज्यादा खराब है। बिल्डर्स ने तो कराची में अपना काम बंद किया हुआ ही है। पंजाब चल रहा था, पंजाब भी डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद अब जो है सूरत हाल ये है कि जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स थे डैम्स वगैरह, उसमें भी काम में कमी आई है। तो इस वजह से जो है इस वक्त थोड़ा सा असर आया हुआ है, और अच्छा खासा असर आया हुआ है। महंगाई की वजह से या महंगाई की वजह से भी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि टिम्बर की इंपोर्ट के ऊपर डायरेक्ट प्लांट प्रोटेक्शन को उन्होंने प्लांट प्रोटेक्शन को उन्होंने, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा मामला खराब हैं। जो हम तकरीबन 1,500 कंटेनर, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्लांट प्रोटेक्शन को जो दिए कि आप इंक्वायरी करके उसको निकालें, तो कुछ पैसे आप कस्टम वालों को दें, कुछ पैसे आप प्लांट प्रोटेक्शन को दें। हाँ, मतलब लेकिन असल में कस्टम वालों का पेट, अखराजात बढ़ गए, कस्टम वालों का पेट छोटा है, प्लांट प्रोटेक्शन का पेट बड़ा है। अच्छा। हाँ, उसका लाखों में पेट बढ़ता है, इनका हजारों में पेट बढ़ जाता है। यहाँ स्पीड मनी का मसला होता है, कस्टम में एक सिस्टम बना हुआ है, स्पीड मनी आती है, एक जो है वो आपका मामला चल रहा है। हाँ। लेकिन प्लांट प्रोटेक्शन में ही नहीं है। कानून ये बोल रहा है कि आपने जो है वन विंडो के तहत कंटेनर जो है 10, 15, 20% आप जो है, मैक्सिमम 20% बहुत होता है, 10% से ऊपर आपने एग्जामिन पे नहीं ले जाना। लेकिन प्लांट प्रोटेक्शन 100% एग्जामिन पे ले जाता है। लेकिन प्लांट प्रोटेक्शन ले जाता है। मेरी बात हुई थी प्लांट प्रोटेक्शन के डीजी से, तो उनका कहना यह था कि चूंकि ये इंसानी सेहत का ताल्लुक होता है इससे, कि इसमें कोई जरासीम ना हो या इसके अंदर कोई ऐसी चीज ना हो, तो वो उनका कहने का मकसद होता है कि हम 99% कोशिश ये करते हैं कि जनाब के वो चीज़ों को इस तरह वो देखें कि जैसे उन्होंने मिसाल दी मुझे छालिया की, कि छालिया आ रही थी, कुछ बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि ऊपर से सही होती हैं, अंदर कीड़े लगे हुए होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी। भाई 75 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए जी। 75 साल से पहले अंग्रेज भी यहाँ रूल करता था। अंग्रेजों ने यहाँ बिल्डिंगें जो बनाई हैं, आपकी जितनी भी पुरानी बिल्डिंग, साइंस कॉलेज हो गया, एम्प्रेस मार्केट्स हो गई, इसमें सारी लकड़ी लगी हुई है। आज आप जिस टेक्नोलॉजी पर जिस जगह पे पहुंच चुके हैं, वो लकड़ी भी वो लकड़ी शीशम की लकड़ियां लगी हुई? नहीं, कोई शीशम की लकड़ी लगी हुई, इसमें लकड़ी लगी हुई है, आपकी पेन की लकड़ी है जिसको क्यूरिंग बोलते हैं, कंपास लगी हुई है, टीक लगी हुई है, आज भी लगी है, कमिश्नर ऑफिस में ये लगी है ना, ये लगी हुई है ना। आज तक उसको कोई कीड़ा, कोई जरासीम उस पर उड़ के या कहीं से नीचे से नहीं निकला। और एक मिनट मेरे कंप्लीट करना, 200 साल से ऊपर हो गए शहर को तामीर हुए, जब डायरेक्ट प्लांट प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान में जो भी महकमा बनाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन के लिए बनाया जाता है, आवाम की फलाह बहबूद के लिए। एक महकमे की मेरे को आप डेफिनेशन बता दें, बुक्स में और लफ्फाजी में आपको सब कुछ मिलेगा, और आप प्रैक्टिकल आ जाए ना। मुझे आप ये बता देना, जितनी बिल्डिंग अंग्रेजों के दौर से लेके और डीपीपी डायरेक्ट प्लांट प्रोटेक्शन के बैग में बनने से पहले तक कितने कीड़े, कितने आपके वो जरासीम, कितनी इंसानी हिम्मत हो गई जो ये चीजें आ गई। अब आप जो बात कर रहे हैं सुपारी की, तो ये चालियां जो गलत आती है उसमें भी तो ये इन्वॉल्व है। अभी एक केस हुआ है कि पिछले जो 18 महीने पुराने दालों के कंटेनर थे वो उन्होंने निकाल दिए, एक कंटेनर में 5-5, 10-10 लाख रुपए लेके। ये बात, ये बेकार बातें हैं। जैसे हमारे मुल्क में
कोई महकमा ऐसा नहीं बनाया जाता जो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए हो। आपका कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन, कराची इलेक्ट्रिक जब पे तब्दील हुआ अबराज कैपिटल के आने से पहले और आज में, हमारी तांबा चोरी के अलावा क्या फायदा हुआ? ये तांबा चोरी ये करके ले गए, इसके अलावा क्या हमारी लोड शेडिंग में कमी आई? कल के इलेक्ट्रिक ने खासतौर पर कॉमर्स रिपोर्टर्स को एक ब्रीफिंग दी थी, उसमें यह कहना था उनका कि पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की टैरिफ के बढ़ने की एक वजह भी है कि आईपीपीज के जो रेट्स हैं वो अमेरिकन जो उनकी इन्फ्लेशन होती है या उनकी जो भी वजह होती है उसको भी मद्देनजर रख के ये अपने रेट्स को ऊपर करते हैं। आईपीपी से पहले एक महकमा बनाया गया आपके पास, कौन सा महकमा है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पावर रेगुलेटर अथॉरिटी, नेपरा। उसके बनने के बाद आज आप आईपीपी को भुगत रहे हो ना। जब नेपरा नहीं था इस मुल्क में बिजली की सप्लाई थी या नहीं थी, चाहे वापदा करती थी चाहे केईएससी करती थी। नेपरा के बनने के बाद आज आप ये बात मान रहे हैं, केई बोल रही है या कोई भी बोल रहा है कि भाई ये आपके अमेरिकन इन्फ्लेशन और अमेरिकन फलाना, तो आपकी आवाम को क्या फायदा पहुंचा नेपरा ने? किसी ने आज तक उनको आर्टिकल 106 के तहत किसी को अंदर किया? मुझे आप बता दें, एक इदारा मुझे बिलाल भाई ऐसा बता दें। आपकी बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूं, आपकी बात बिल्कुल गलत नहीं है, मैं आपको उससे डिसएग्री नहीं कर रहा। मैं तो ये पूछ रहा हूं ना कि चले जी एक चीज बन गई, आप उस बनने के बाद आपको उसको तो भुगतना तो है ना। क्यों भुगते हैं? तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? एक बात सुने, क्यों भुगते हैं? आपको कस्टम से शिकायत है तो कस्टम का महकमा खत्म हो गया क्या? नहीं, बिहार से बिहार खत्म हो गई क्या? देखिए महकमा खत्म नहीं हुआ, कस्टम से जिसको शिकायत है वो स्मगलिंग से काम कर रहे हैं। इस शहर में स्मगलिंग खत्म हो गई, इस मुल्क में स्मगलिंग खत्म हो गई। आपका डीजल तक बसों में किस तरीके से आता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इस पे क्या बात? देखें, हर चीज का ऑल्टरनेट है, हर चीज का सॉल्यूशन है। यही बात हो रही, कल मेरी महमूद रंगूर वाला साहब से बात हो रही थी, वो यही बात हो रही थी कि यही जो ब्लैक इकोनॉमी है ना, इस ब्लैक इकोनॉमी और व्हाइट इकोनॉमी हमारे पैरेलल चल रही है, जिसकी वजह से हम अभी तक जो है वो बैंकक्रप्ट नहीं हुए। कैसे? आप ब्लैक इकोनॉमी कौन चला रहा है आपको? बॉर्डर पे आप बैठे हुए? नहीं, मैं तो नहीं बैठा। मैं बैठा हूं, मेरी बसें चलती हैं। बेकार की बात है ना। बात ये ब्लैक इकोनॉमी हम थोड़ी और आप चला रहे हैं, तो वो चला रहे जो ऊपर बैठे हैं हमारे। नहीं, मैं आपसे उसका सुन रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं चल रही है ब्लैक इकोनॉमी। ब्लैक इकोनॉमी आपके इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ ब्लैक इकोनॉमी ही है, सिर्फ नॉट पाकिस्तान। ये बात नहीं, मैं बोलता हूँ तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ब्लैक इकोनॉमी है। मैंने 3 साल ऐसा नहीं है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा है वहाँ पे। देखिए बात ये है, वहाँ पे इसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी बैंकिंग सेक्टर की है। आपके पास बैंकिंग सेक्टर की इन्वेस्टमेंट आपकी इंडस्ट्रीज में तो है, नीचे ट्रेडिंग में नहीं है। देखिए, आप अगर तरक्की याफ्ता मुल्क की बात करते हैं तो वहां पे जितनी भी आपके आउटलेट्स हैं, जितनी भी शॉप्स हैं, 70% मॉर्गेज होती हैं। वो बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक है। तो आपके इवन के घर तक मॉर्गेज होते हैं, घर की लीजिंग भी चल रही है, डायनेमिक्स अलग हैं। वहां पे अगर आप बात करते हैं कि वो टैक्स देते हैं या उनके रिटर्न फाइल होते हैं, तो भाई उनको बैलेंस शीट चाहिए, उन्होंने बैंक से जाके बोरो करना है और अपनी लाइफ को गुजारना है, जो लाइफ इसकी 60 ईयर तक की है। उसके बाद उन्होंने ओल्ड एज बेनिफिट लेने और उसके बाद अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजारनी। देखिए हर जगह का डायनेमिक्स अलग है। अच्छा खैर, बहरहाल अब आप चूंकि ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के भी सदर हैं, तो ये फाइलर और नॉन फाइलर के चक्कर की वजह से फाइलर क्या को फर्क पड़ेगा? देखिए पहली बात तो ये बात आप समझें, जो बात महमूद रंगूना वाले साहब ने जो बात कही उस चीज को समझें कि फाइलर इज अ डिफरेंट थिंग और टैक्स ना देना वो डिफरेंट थिंग। बिल्कुल। जब मुशर्रफ साहब के टाइम पे ये 2003 में जब हमारे मुज़ाकरात हुए थे, मुझे सेकंड भी करेंगे ये, उसमें ये बात क्लियर हुई थी कि हमारा मसला टैक्स देने का नहीं है, हमारा मसला आपके सिस्टम का है। हम चाहते हैं कि हमारे बीच में एक तो मिडलमैन ना हो, दूसरा जो आपका इदारा जो है ना उसकी करप्शन से हम बच सकें, उसका उन्होंने हल निकाला। उस वक्त डॉक्टर सलमान शाह साहब एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर थे और साथ साथ जो है अब्दुल्ला यूसुफ साहब चेयरमैन सीबीआर थे। उसको एफबीआर का महकमा नहीं था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था। जी बिल्कुल। वहां पे हमारे मुज़ाकरात हुए और वहां पे एक रास्ता निकालिया, सेक्शन 147B जो बनाया गया, जिसके तहत आपने एडवांस इनकम टैक्स दे देना था, उसमें ऑडिट में नहीं जाना था, हमने अपना कोई क्लेम नहीं फाइल करना था और वो हमारा फाइनल टैक्स था। भाई ऐसे ही था। और सेम थिंग जब उन्होंने हम पे इम्पोज किया सेल टैक्स, हमने इनको डेफिनेशन दी कि भाई मार्केट में माल 3 जगह से आता है, जिसको 2 का हम ऑन करते हैं, तीसरे से हमारा वास्ता नहीं है। हम ऑन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और हम ऑन करते हैं आपके इंपोर्ट के जो बाहर से सी पोर्ट और एयरपोर्ट। अगर आपका बॉर्डर से भी आ रहा है ऑफिशियल तो उसको कह रहे हैं स्मगलिंग को ऑन नहीं करें। वहां पे भी आप एडवांस सेल टैक्स ले लें और फाइनल सेल टैक्स ले लें। उसमें फिर ये
नॉन रजिस्टर्ड सेल टैक्स जो है उस पर 3% उन्होंने लगा दिया, ये सारी चीजें वही तो हुई हैं। तो टैक्स तो आपको पूरा मिल रहा है। आप सोचिए ना, उस वक्त आपका 800 अरब से आज आप 9,400 अरब के रेवेन्यू पे खड़े हुए हैं 20 साल के अंदर। लेकिन 20 साल में मुझे और आपको क्या फायदा हुआ? हमने अपने बच्चों की एजुकेशन फ्री ली, हमारा हेल्थ फ्री हुआ, हमारी जॉब सिक्योर हुई, हमने कोरोना जिस तरीके से भुगता और हमने अपना पैसा हुकूमत के आगे हाथ फैलाए कि खुदारा हमें ये 2-5 साल के लिए बिला सूदी कर्जे में दे दें, हम अपना कारोबार चला सकें। कभी हुकूमत ने हमें सपोर्ट की? बल्कि इंटरेस्ट रेट कम कर दिया उन्होंने 6% पे ले लो। इंटरेस्ट रेट से मेरा और आपका डायरेक्ट वास्ता नहीं है। लेकिन एक बात और भी है कि हमारे यहाँ तक में देखा है मैंने कि जो स्मॉल मीडियम वाले हैं वो अमूमन सूद पर कारोबार नहीं करना चाहते, तो बहुत सारे अवेल नहीं किए। महबूब भाई, बात यह है कि गुफ्तगू तो है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या हम टैक्स देना चाहते हैं, हमारा ताजिर चाहता है? मैं आपको एक बात, ये इतनी लंबी बहस क्यों चलती है? मैं बड़ी क्लियरली आपको एक बात बता दूं। मैंने बड़े अपने दोस्त यारों से सबसे बात की कि भाई टैक्स देने में तुम लोगों को बुराई किया है। हाँ ठीक है, जब कमाओगे तो दोगे ना, नहीं कमाओगे तो नहीं दोगे। सबका एक ही जवाब होता है कि जी गन पॉइंट पे जब आते हैं ना, और नोटिस आने के साथ साथ अब तो ये गवर्नमेंट ने इतने पावर दे दी कि अकाउंट भी सीज कर दो, ये भी कर दो, उस बंदे के सिम भी बंद कर दो, ये भी कर दो। तो आप ये तो सोचे कि आप क्या जुल्म कर रहे हैं। एक आदमी आपको कमा के इस कंट्री को दे रहा है, आपका टैक्स पेयर बना हुआ है, और आप उसी की इंसल्ट कर रहे हो। ठीक है, आप उसके खिलाफ तो इंसल्ट इसलिए कर रहे हैं ना कि भाई के वो दूसरा तरीका है ना, आप दूसरे तरीके से उसको इज्जत करवा लो अपनी। बस तो आप दूसरा तरीका है ना, दूसरा तरीके के जरिए इज्जत करवा लो। यही वजह है कि जो हमारा छोटा ताजिर है, देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, एक दुकानदार है, आप उसको क्या आप डॉक्यूमेंटेड हो जाओ, नहीं हो सकता। आप उसको बोले महीने का 5,000 रुपए दे दो, दे देगा। एक ठेले वाला जो हमारा खड़ा होता है, बेचारा गरीब आदमी है, उससे पुलिस वाला रोज के 200 रुपए ले जाता है, तो क्या गवर्नमेंट को नहीं दे सकता? चले, मैं यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले रहा है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे नाज़रीन, तो मजीद गुफ्तगू से जाने देंगे, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम देखकर हम दोबारा हाजिर हैं। वक्त में जाने से कल हमारे जो अपने मेहमान हैं जनाब महमूद रंगीन वाला साहब, जफर खान साहब, शरीफ गुफरानी की गुफ्तगू सुनी होगी, और मैं यही बात कर रहा था। मैं जफर खान साहब आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों को है टैक्स वगैरह बचत बाजार? हमारे वहाँ इनफरादी तौर पर देते हैं, फाइलर है। तो बचत बाजार के ऑर्गेनाइजर देते हैं, नहीं देते? देते हैं ना, फाइलर हैं ज्यादातर लोग, फाइलर। मतलब कि वो स्टॉल वाले तो फाइलर नहीं होते होंगे? नहीं, स्टॉल वाले फाइलर हैं, उनके पास है क्या टैक्स देने के लिए? अब वो तो मुख्तसर सी चीजें हैं उनके पास, कहने मुसद कोई ज्यादा मालियत का सामान थोड़ी होता है। नहीं, तो मतलब ये कि ये फाइलर, तो मैं इंडिया की मिसाल दूं आपको, इस तरह दुबई की, कि आप एक छोला बेचने वाला होता है ना, जिसे हम बेलपुरी कहते हैं, उसके पास भी QR कोड होता है, कि यानी कि अगर मिसाल का 100 रुपए की वो प्लेट दे रहा है तो उस पर भी टैक्स कटता है। वो QR कोड के जरिए ग्राहक करता है, उसके बाद उसमें से जो भी 5 रुपए 10 रुपए जो भी वो टैक्स कट जाता है। तो जब वहां दे सकता है एक गरीब आदमी, तो यहाँ क्यों नहीं दे सकता? सिस्टम नहीं है ना, अभी सिस्टम बने तो फिर वो आगे चलेगा। नहीं, सिस्टम हम बनने भी नहीं देते। कहने का मकसद है कि सिस्टम बने तो फिर अभी सिस्टम बनेगा, आप अभी सिस्टम बनेगा, आप रोड ब्लॉक कर दोगे? नहीं, खैर ऐसी बात नहीं, रोड ब्लॉक कर दोगे। बिलाल भाई देखें, एक मिनट यार, शजील भाई एक मिनट, आप अपने सेक्टर की बात कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ अभी हुकूमत करे कि जनाब यानी कि आप पे इतने का टैक्स है और यूं होगा, तो आप दूसरे दिन जाके कोरंगी रोड ब्लॉक कर दोगे। अगर हम रोड भी ब्लॉक करेंगे तो कौन सा सुनी जाएगी? नहीं, सुनी नहीं जाएगी, बड़े मीडिया पे आएगी, कम से कम ब्लैकमेल तो क्या सुनी जाएगी जनाब? खैर, नाज़रीन ये गुफ्तगू से जारी है, लेकिन मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं जनाब चौधरी आमिर अब्दुल्ला साहब, जो कि ऑल पाकिस्तान फ्लोर एडमिनिस्ट्रेशन के सदर है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्लोर एडमिनिस्ट्रेशन जो है हड़ताल पे, तो उनसे जरा 2-4 अल्फाज सुन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। जरा जोर से बोलिएगा, आपकी आवाज मुझे कम आ रही है। जी फरमाएं। क्या सूरत हाल है? आज आपने हड़ताल कर दी, तो क्या सूरत हाल है अभी? जी, सूरत हाल ये है कि जैसे हम 3 जुलाई से हुकूमत के पीछे हैं कि जो मसला हमारे ऊपर इन्होंने किया है, विद होल्डिंग टैक्स का जो इनकार किया है, हमें एजेंट बनाया है कि आप विद होल्डिंग टैक्स जो है डिडक्ट करके FBR के खाते में जमा कराएं। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल है हमारे लिए। हमारा कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है जहाँ से हम काम कर रहे हैं। ये एक मासेस में हम काम करते हैं, ग्रास रूट लेवल के सारे दुकानदार, गली मोहल्ले में, आपको पता है फ्लावर मिल का सिस्टम। तो ये हम पे जो है एक बर्डन है बहुत, इसको हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कोई बात अभी तक सुनी नहीं गई हमारी। आज 11 तारीख हो गई, तो मजबूरन हम
आज स्ट्राइक पे चले गए हैं ऑल तो पाकिस्तान। ये कराची स्ट्राइक से लेके खैबर तक। ये स्ट्राइक कितने दिन चलेगी, मतलब ये कब तक के लिए करेंगे आप? कोई देखिए स्ट्राइक तो है गैर महीना मुद्दत के लिए, अच्छा ठीक है। पूरे पाकिस्तान के मिलर्स जो हैं एक जो है इस पे। तो कोई राब्ता हुआ आपका हुकूमत से उसके बाद? अभी तक कोई हमारा कोई ऐसे कोई इनफॉर्मल से राब्ते में, कोई फॉर्मल ये भी कोई बात नहीं। मतलब किसी ने राब्ते, जैसे कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने जो हड़ताल की थी, तो जी। उसके बाद जो ये कि मतलब ये कि उनसे मुज़ाकरात हुए और 5% उनका जो विदहोल्डिंग था खत्म हो गया, ठीक है? जी आज हमारा पहला दिन है हड़ताल का। तो मतलब ये कि क्या, तो मतलब मार्केट में तो क्राइसिस पैदा हो जाएगा आटे की। जी जाहिर है प्रॉब्लम तो आएगी ना, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम इसलिए अभी नहीं आएगी 1-2 दिन में कि अभी मार्केट में स्टॉक मौजूद है, ये स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा, तो उसके बाद शायद उस वक्त कुछ क्राइसिस पैदा हो। जी आप सही कह रहे हैं, इस तरह होता है। तो क्या मतलब ये कि इसके अलावा आपके कोई मुतालबात नहीं है? नहीं, विद होल्डिंग टैक्स का जो एजेंट बनाया गया है ये हमें नामंजूर है। ये नामंजूर है। तो हम मुझे जो भी अपने सिस्टम पे चल रहे हैं, जो मिनिमम टैक्स हमारे ऊपर है, हम ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं। ये जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है कि आप पूरे सेक्टर को हम टैक्स पेयर बना दें, तो ये एफबीआर की जिम्मेदारी है। उनके 18-20 हजार लोग क्या कर रहे हैं, जाए मार्केटों में फिक्स टैक्स लगाएं, रिटेलर्स पे, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, होलसेलर्स पे, क्यों बाजारों में नहीं जा रहे हैं वो, क्यों हमारी जिम्मेदारी लगा रहे हैं? आबिर अब्दुल्ला साहब, इस वक्त गंदम की क्या सूरत हाल है? जी गंदम नॉर्मल पोजीशन है, गंदम 8,200 रुपए की 100 kg का बैग है। तो मतलब ये कि गंदम की लोकल जो गंदम है वो उसकी भी वाफिर मकदार में मौजूद है, फिर इंपोर्टेड गंदम भी आ गई थी। तो मेरा कहना तो आप लोग एक मुतालबा कर रहे थे ना कि गंदम की एक्सपोर्ट का, उसका क्या हुआ? वो बात की बात है सर, ये पहले जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे सर पे आई है, ये तो हमारे सर से हटे। उम्मीद है कि मामला हल हो जाएगा? देखें, इसको कुछ करना पड़ेगा, ये इसको ऑर्गेनाइज करना हमारे बस की बात नहीं है इससे। लेकिन आप मतलब कि अपनी बात पे साबित कदम है कि हड़ताल बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान साबित कदम है। चलिए, थैंक यू चौधरी आमिर अब्दुल्ला साहब, और पाकिस्तान फिल्म एसोसिएशन के ये सदर थे। और बात वही होती है, मैंने पहले भी कहा था कि इंट्रो में कि एहतजाज का सिलसिला जारी, कभी पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, तो कभी घी मिल एसोसिएशन, तो कभी फ्लोर मिल एसोसिएशन, और मेरा ख्याल है कि अब देखेंगे और भी लोग जो है वो इस में शामिल हो जाएंगे। एहतजाज हमारे यहाँ तक सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब तक रोड पे नहीं आते ना, हंगामा नहीं करते, शोर नहीं करते, जलाओ घिराव नहीं करते, जब तक कि 2-3 अफराद जो है वो शहीद नहीं हो जाते, उस वक्त हम मसले को हल करना भी नहीं चाहते। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। जी जफर भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा था, क्या आप ये जो आप लोग टैक्स देते हो, क्या फिक्स टैक्स है या रिटर्न जमा करते हो आप लोग? रिटर्न जमा करते। तो आपके यहाँ कोई ऐसी प्रेशर है कि आप स्टॉल होल्डर उनको बनोगे जो कि रिटर्न फाइलर हो या फाइलर हो? नहीं ऐसे अभी तक तो कोई बात नहीं हुई। आपकी तरफ आते हैं कभी इनकम टैक्स वाले या एपीआर वाले तंग वंग करते हैं? नहीं करते। वो छोटे दुकानदार हैं, उनके पास तो खुद इतना नहीं है कि वो आगे बढ़ सके, उनको तो और कर्ज देना चाहिए दुकानदारों को। तो अच्छा जी हाँ। नहीं तो पब्लिक तो यहाँ कहती है एक के साथ एक फ्री दो, एक के साथ एक फ्री दो, लेकिन वो तो स्टॉल होल्डर है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, ना चाहते हैं ना जमीन। एक तो हमारे अवाम का यह सूरत हाल है कि आपके होटलों में बैठने की जगह नहीं मिलती, आप वेटिंग पे होते हो, और एक आदमी का बिल जो होता है वो दो मियाँ बीवी से चले जाए तो जनाब 12,000 15,000 का बिल बन जाता है। हाँ, और एक जनाब ये हाल है कि जनाब अली के केला अगर 10 रुपए ऊपर महंगा बिकता है तो हम हंगामा शुरू कर देते हैं। हाँ, उसके बाद मिठाई जाके 2-2 हजार रुपए किलो वाले लेते हैं, 2500 रुपए किलो वाले लेते हैं, कोई नहीं पूछता, चाहे वो आप कुरंगी चले जाएं, औरंगी चले जाएं, मधुबाद चले जाएं या डिफेंस चले जाएं। तो कहने का मतलब है कि हम भी तो कुछ जफर भाई मतलब कि अजीब से लोग हैं कि शोर तो करते हैं लेकिन खरीदारी जरूर करते हैं हर महंगी चीज की। हम परेशानी के बाद ही खड़े होते हैं, हम पहले परेशान होते हैं, फिर उसके बाद अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं इंशाल्लाह। स्टॉल होल्डर हमारे फिर पैरों पे खड़े हो। अच्छा, मैंने देखा कि जो हम शोर तो करते हैं, आप जितनी छोटी जगहों पे चले जाओ, यानी कि जैसे न्यू कराची, लियाकताबाद, सिंधी होटल, महमूदाबाद, कुरंगी, लांडी, तो आपको सबसे ज्यादा खाने पीने की चीजें वहीं मिलेंगी जी, और हर ठेले पे रश लगा हुआ होता है। उसके बाद रो रहे होते हैं महंगाई हो गई। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है महंगाई की वजह से आज वो भी खाली है। नहीं खैर खाली नहीं है, लेकिन जफर भाई बात सिवाय होटलों के और कोई जगह भरी हुई नहीं। तो यार जो चाय का होटल है, एक चाय 70 रुपए की है, कौन सा चाय का होटल खाली पड़ा हुआ है? बस उन्हीं होटलों की बात है, और उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। बाजार तो वीरान है इस वक्त। बाजार कौन से बाजार ऐसे हैं जो बाजार वो वीरान है जो
कपड़ों के बाजार है या जूतों के हैं या बाजार तो ज्वेलरीज के, वीरान वो है ना, वीरान। लेकिन वो होटलें तो भरी हुई हैं। तो वो बाजार पैसा तो कहाँ से आ रहा है? अब वो पैसा तो वही लोग बताएंगे जिनके पास आ रहा है, जो लोग बैठ रहे हैं वहां जाके। देखिए आपका वास्ता रहता है ना लोगों हमारा से। वास्ता तो कहने का मतलब एक हमारे middle स्टॉल होल्डर से lower। वास्ता है, स्टॉल होल्डर तकलीफ में है। अभी तो एक क्या मुतालबा क्या है आपका स्टॉल होल्डर के लिए? स्टॉल होल्डर के लिए बगैर सूद कर्ज दें स्टॉल होल्डर को। इससे पहले 2003 में भी एक पैकेज दिया गया था ज़कात कमेटी को कि वो कर्ज हसना दे रहे थे उस वक्त। अच्छा, 50,000 रुपए तक दिए गए हैं उस वक्त। विदाउट गारंटी के? नहीं, वापसी भी नहीं करना थे वो तो। अच्छा अच्छा, कर्जे हंसना क्या है? जी, तो वैसा कर्ज दें आप ताकि लोग अपने पैरों पर तो खड़े हों। अभी जो लोग खत्म होते चले जा रहे हैं, इनको भी तो अपने वापसी लाना है ना। हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का भी तो कोई काम है ना। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट में तो हाथ लगाए। हम फलाही रियासत नहीं है ना, अब ये तो फलाही रियासत में होता है। उस वक्त तो थी ना जब आप। फलाही रियासत तो पाकिस्तान कभी भी नहीं रहा। कहने का मकसद है मकरूज रियासत रहा है पाकिस्तान। ये पैकेज तो आया था ना, ये पैकेज बाकायदा उन्होंने दिया था 50,000 वाला जो पैकेज में बता रहा हूँ आपको। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अनाउंस नहीं हुआ था ना, BISP नहीं था। तो कहने का मकसद हुआ था। अब आप ये देखें 420 अरब रुपए आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए आप तकसीम कर रहे हैं। अब इस 420 अरब रुपए से कम नहीं तो 300 से 400 सनतें कायम हो जाएंगी। 420 सनतें कायम हो जाती, 1 अरब रुपए, 1 अरब रुपए से। और उसमें हर अगर आप फैक्ट्री में 50 अफराद भी रखें एम्प्लॉइज, तो कितने लोग 21,000 लोगों का ये रोजगार हो गया एट अ टाइम, एक साल। अगले साल फिर आप ये रखेंगे, फिर अगले साल आप ये 5 साल के अंदर 1 लाख से 1.25 लाख लोग, नहीं 1 लाख से 1.25 लाख खानदानों का रोजगार, वो भी हकलाल का, जिसकी बरकत हो रही। यानी कि हम जो लोगों को खुद भी भिखारी बना रही है गवर्नमेंट, और आप कह रहे हैं कि जरा कर्जे हंसना तो और भिखारी बन जाएंगे। वो तो अगर 500 आदमियों को आप 50,000 रुपए दे दें तो उसमें 15,000 आदमी जो है ना। पूरे पाकिस्तान की बात करें ना, हुकूमत क्यों देगी? हुकूमत तो पूरे पाकिस्तान को देगी ना। आज हुकूमत पंजाब ने 22,000 मोटरसाइकिलें बांटी ना, तो आज हुकूमत पंजाब ने बांटी ना। 42,000 और पंजाब। अच्छा, मसले की बात हुकूमत पंजाब। अच्छा, पंजाब की हुकूमत फिर सोलर के लिए जिन्होंने ऐलान किया, ठीक है, सोलर के ऐलान आज मेरे को ये बताएं, मेरा कराची 68% टैक्स देने के बाद 1 रुपए का भी रवादार नहीं है। आज अभी आप जो बात कर रहे हैं कि होटल बड़े हैं, कौन से होटल बड़े हैं? आप मुझे ये बताएं, 3 करोड़ की आबादी में आप होटलों का रेशियो है, एक होटल में आपके पास 50-60 चेयर्स हैं। 3 करोड़ की आबादी में 60 बंदा अगर बैठा हुआ तो आपको भरा हुआ नजर आएगा। भाईजान मेरा ख्याल है कि 500 चेयर का कोई होटल आपके पास नहीं है। चाय के रेट बढ़ने के बाद जो है ना होटलों की तादाद बढ़ गई। चाय के होटल का मतलब ये है कि बंदा पूरा दिन काम करने के बाद उसके पास एंटरटेनमेंट सिर्फ चाय का होटल रह गया, उसमें 400-500 रुपए 4 आदमी बैठ के खर्च कर रहे हैं। 100-125 रुपए में मेरे को बताए ना, यहाँ पे डॉलर का रेट 300 रुपए, यानी $1 भी नहीं, ठीक है, 30 सेंट पे एक आदमी अपने 3 घंटे गुजार के अपने दोस्तों चला जाता है। ठीक है, वो भी सही नहीं है, मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। क्यों? मैं उसके खिलाफ इसलिए हूँ कि रोड के ऊपर, यानी कि चाय का होटल इंटरटेनमेंट की जगह है। और क्या आपके एंटरटेनमेंट है क्या इस शहर में? पार्क में अंदर आपको हिरोइनची मिलेगा या कोई आपकी कोई कुटिया खड़ी हो चुकी होगी। आप बताएं इस शहर की अगर जो है तो कंडीशन सही है। मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं कि पार्क में आपको हीरोइनची मिलेगा, ठीक है, दूसरी जगह आपको क्रिमिनल्स मिलेंगे, ठीक है, तो उस चाय के होटल में भी तो क्रिमिनल्स आके चाय पी रहे होते हैं बैठ के। क्रिमिनल्स चाय और प्रोग्राम बना रहे होते हैं, अपने प्रोग्राम बना रहे होते हैं, बिल्कुल, बल्कि आप मेरी आपकी बातें सुन रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसको कोई तो राय नहीं है। कितने क्रिमिनल्स वहां से पकड़े गए और कितने, अच्छा चाय के होटल में भी कोई नहीं बचता है। चक्कर छोड़े, अब आप ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि एक तजुर्बेकार आदमी है, आप क्या समझते हैं कि क्या होगा 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद क्या सूरत हाल होगी? मैं आपको माजी का एक किस्सा बताता हूँ। 92 में कराची में 180 बिल्डर्स की FIRs काटी गई। ये जो हमारे मौसूम मुराद अली शाह साहब के वालिद साहब जो है उस वक्त सैयद अब्दुल्ला शाह साहब जी जो थे CM थे। 92 ने मेरे ख्याल 96 की बात है। अब उसका रिएक्शन क्या आया? उसका रिएक्शन ये आया कि आपका बिल्डर यहां से फ्लाई कर गया दुबई। आप 96 से पहले का आप देख लें कि दुबई रियल एस्टेट में इस तरीके से नहीं उभरा था। जब आपकी मार्केट के बड़े बिल्डर 5-6 बड़े नाम वहां गए और उन्होंने मार्केटिंग शुरू की तो आज $11 अरब रियल एस्टेट में दुबई में आपका लगा हुआ है। अब दुबई ने इस मौके पे अनाउंस कर दिया कि हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं और 1 विंडो ऑपरेशन है, ठीक है। 10 एकड़ का प्लॉट आप लें, 2% पे मॉर्गेज पे आपको मुदारबा यानी शरई आपको लोन 2% पे आपको इंडस्ट्री लग रही है वहां।
अब हुकूमत की अगर ये पॉलिसी रही और उन्होंने जो है सराउंडिंग में नहीं देगा, तो आपका जो इस वक्त पहले बिल्डर तो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट अब दोबारा ड्रेन हो जाएगा, जो मेरे भाई महमूद भाई ने बोला ना, ड्रेन तो गया, अब आपकी इन्वेस्टमेंट भी ड्रेन हो रही है। और सबसे खतरनाक साइन क्या है, देखिए ऊपर वाले चला गया था ना, उसकी एक फैक्ट्री यहाँ चल रही थी, बाकी सिस्टम वहां चल रहा था, आप संभाल रहे थे। ये जो मिडिल क्लास है, इसके बाद टोटल जमा पूंजी यही है जो वो लेके जाएगा, इसने वापस नहीं आना। आपको आदमियों की जरूरत नहीं है, आपके पास भंडार लगा हुआ है इंसानों का, लेकिन आपको इकोनॉमी को चलाने के लिए लोगों की जरूरत है, जो कि ये ट्रेडिंग चला रहे हैं, जो इंपोर्ट चला रहे हैं, जो आपकी इंडस्ट्री टूटी फूटी जी महमूद भाई, आप क्या कहेंगे शरीर भाई की बात पे? मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री। देखिए आज इत्तेफाक से मेरे पास वेस्ट अफ्रीका, एक बेनिन, एक छोटा सा मुल्क होगा, कोई मैंने तो अभी तक नाम भी नहीं सुना, आज पहली दफा मेरे पास। किसका? वेस्ट अफ्रीका का कोई एक मुल्क है बेनिन करके। अच्छा, मैंने अभी तक जिंदगी में सुना नहीं था, पहली दफा सुना, तो वो उसका कैटलॉग मेरे पास किसी के रेफरेंस पर आया कि जी उन्होंने टेक्सटाइल वालों को कहा, कॉटन ग्रोइंग कंट्री, अफ्रीका के सबसे हाईएस्ट कॉटन ग्रोइंग एरिया है वो, कि जी इंडस्ट्री लगाए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, 5 साल तक कोई टैक्स नहीं है, और वर्ल्ड बैंक की फाइनेंसिंग भी आपको मिलेगी विदाउट एनी मार्कअप फॉर 5 ईयर। ठीक है। तो ये जैसे ये कह रहे हैं आप, सऊदी अरब आपके सामने है, सऊदी अरब कह रहा है कि जी आया इंडस्ट्री लगाए, आपको जो 12,000 रियाल पर लेबर का वो चार्ज करते हैं पर ईयर, वो 100 रियाल पर लेबर चार्ज करेंगे, 2 रियाल पर स्क्वायर मीटर पे आपको लैंड दे रहे हैं पर ईयर पे, लीज पर 40 ईयर्स तक। और स्पॉन्सरशिप का कानून भी तब्दील किया उन्होंने कि पहले स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड नहीं, 100% फॉरेनर्स, 100% फॉरेनर ओनरशिप होती है, आप लैंड ओन कर सकते 40 साल तक। तो ये गवर्नमेंट को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए कि खुदारा यहां से इंडस्ट्रियां जाए नहीं, यहां से बिजनेस जाए नहीं। ये क्या करे हुकूमत? हाँ क्या करे भाई, हुकूमत को सीरियस फैसला कर ले। एक तो पॉलिसीज हर दफा चेंज। सीरियस कैसे करेगी गवर्नमेंट? आईएमएफ उनको कहती है, ये बजट भी आईएमएफ का, आईएमएफ कहती है ये करना है, आईएमएफ कहती है ये करना है, तो हाउ इज पॉसिबल कि गवर्नमेंट उनके फैसले की रुदगुरानी करे? बिलाल भाई देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इनके पास इतने अच्छे अच्छे जहन मौजूद है, अगर हमारे हुक्मरान के पास जहन नहीं है, तो हम सनतकारों को, बिजनेसमैनों में से कोई जहन को उठा ले, बड़े बड़े अपने बिजनेस चला रहे हैं। अब हमारे जो बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून है, वो एक क्या कहते हैं उसको, कंसोर्शियम बना के काम नहीं करते। स्टील मिल, पीआईए, बड़े बड़े इदारे हैं, आप लोकल जितने भी हैं उसको कंसोर्शियम बना के आप उनको करें। हमारा लोकल भी जो बड़े जो टाइकून है वो आते ही नहीं है। सामने जवाब दे दो इसका। हाँ, जल्दी से जवाब दीजिए, टाइम। इसकी वजह यह है कि इसके बाद ये हुकूमत जाने के बाद वो बेचारा या तो अंदर होगा, वो टाइकून जिसकी आप बात करें, जिसने यहाँ पे स्टील में ले लिया होगा कंसोर्शियम बना के, वो सारे अंदर होंगे, क्योंकि एक केस बन गया होगा कि इन्होंने कोई बेनिफिट लेने के बाद ये लिया है। तो बेहतर ही कि आप फॉरेनर्स को दे दें, हमें कोई एतराज नहीं है, मगर कम से कम अपने हमारे सर से बर्डन तो उतार दें कि 170 अरब रुपए हम स्टील मिल को दे रहे होते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोकल जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो मतलब कि हमारे हुकूमत के तसलसल नहीं है पॉलिसी में, जिसकी वजह से डरता है। बिल्कुल, आप एक प्रिवेटाइजेशन करते हैं ना, प्रॉपर एक इसके तहत करते, फॉर्मूला के तहत, इसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट आके वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर देती है। तो ये तो बड़ा नॉर्मल प्रैक्टिस रही है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह कभी भी मुल्क नहीं चलता जिस तरह ये चल रहा है। और चलो, अल्लाह मालिक है। जी जफर खान साहब, आखिरी लम्हात रहेंगे, क्या पैगाम या क्या मुतालबात करना चाहेंगे हुकूमत से, अवाम से? हम तो यही करेंगे कि छोटे तबके की मदद की जाए और गवर्नमेंट उनको बिलासुद कर। छोटा तबका किसको कहते हैं? जैसे हमारे छोटे स्टॉल होल्डर्स हैं जो छोटे काम करते हैं। नहीं, अब ये छोटा कारोबार वाला भी करोड़पति होता है? नहीं, आजकल तो खैर नहीं। मतलब उसका पैमाना क्या होगा? छोटा कौन है? छोटा कौन है? जो बाजार लगा रहे हैं इसी में छोटे लोग हैं, ये सब छोटे ही लोग हैं। इसमें ड्राइवर आ जाते हैं, क्लीनर आ जाते हैं, और स्टॉल होल्डर आ जाते हैं, नौकर जितने भी हैं। अब क्या करें? कर्ज हंसना दें जी, 40% आदमियों को क्या करें, कहाँ ले जाए उनको? सही कह रहा है। आप उनको कहाँ लेके जाएंगे? आप उनको हेरोइनिस्ट बना देंगे, आप उनको या क्रिमिनल बना दें, आप उनको क्या करें उनके साथ? तो उनकी मदद होनी चाहिए। आपका मुतालबा है कि उनको कर्ज हंसना दें, या फिर आप बिलासुद कर्ज दे दें। ये लोग बीएसपी में क्यों नहीं हो जाते? बेरोजगार इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में क्यों नहीं रजिस्टर हो जाते? भाई उसमें भी कोई मसाइल है ना, वहाँ नहीं मिलते हैं, वहाँ कर्ज, उससे भी कर्ज उनको नहीं मिलता है। अच्छा, लिहाजा उनको कोई अलहदा पैकेज देते हैं जैसा पहले दिया गया था। हम तो ज्यादा बड़ी बात भी नहीं कर रहे, छोटे छोटे अगर आप कर्ज देंगे तो खड़े हो जाएंगे अपने पैरों पे वो। ठीक है शजीर साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अच्छा, जैसे अच्छा, एक मिनट, अखुवत वाले
अखुवत वाले 1 लाख रुपए तक का जो है या 2 लाख रुपए तक का वो देते हैं, तो उनसे क्यों नहीं रब्ता करते? वो कितने आदमियों को दे सकते हैं? वो नहीं असल मसला ये है हाँ, कि कोरंगी में अभी जल्दी से बताइएगा। कोरंगी में अखुवत की अभी तक कोई ब्रांच नहीं है। हाँ। इस वजह से वहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन अखुवत को तो आप बड़े अच्छे हैं, तो आप क्यों नहीं करते? मैं साउथ में देख रहा हूँ, लेकिन अखुवत की पॉलिसी 33,000 रुपीज तक की है। हम 1 लाख रुपए देते हैं टिम्बर मार्केट की एक ब्रांच पे। ठीक है, इनके साथ तो आप इनके साथ वो करें। मैंने बहुत कोशिश की है, मेरे को वहाँ पे जफर भाई को भी मैंने लगाया, पाकिस्तानी को भी मैंने बताया कि भाई आप लोग थोड़ा आगे आए, तो हम वहाँ पे 50% जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लेकर आएंगे, 50% आप लोग डालें और वहाँ पे भी हम शुरू कर दें। सिस्टम सारा हमारा है। आप देखें ना, आप 2 साल से काम कर रहे हैं, तो कुछ रंगून वाला साहब मदद करेंगे। नहीं वो इशू नहीं है, मदद की कोई इशू नहीं है। मकसद ये है कि लोकल बंदा इन्वॉल्व हो जाए, जिस तरीके से हम इन्वॉल्व हुए ना, तो इसको ऑन कर लें। ओके ठीक है, थैंक यू सर। 3 हज़ार का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन, बात गुफ्तगू तो बहुत सारी थी, लेकिन बहरहाल कुछ वक्त का मसला है। बिलाल, इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी तरीके से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।